Yesterday we discussed a lot of things. Primarily, that was the fundamentals. Those fundamentals were the basic thing. How the Sujok therapy grew. How Professor Park came to the idea, this perception that in hand we have reflection of the whole body. So he has maybe he Professor Park Jew just noticed this thing in 1986, but this book has been written in 1999. It means he has incorporated all the previous researches and developments, whatever in his mind he found. He has written all those things. Of course, it was not Professor Park didn't have idea of homo hetero at the time when he found similarity of hand body in the hand, but after I think 93, 94, he the um, this homo hetero law, and even after I think in next books he has no he found neutral word. He didn't use the neutral word in this book, but after neutro, it was the discovery of Professor Park Jew who found a neutro energy in every, and after he found neutro energy, he he gave the universal law of triology. उन्होंने जब ये देखा, उस समय उनको ये आइडिया नहीं हुआ था 1986 में कि इस दुनिया में इन यांग के सिवा कोई और कोई चीज है। ये उस समय 1986 में उनको कोई आइडिया नहीं था। उन्होंने सिंपली ये देखा था कि हाथ हमारा जो है सिमिलर टू आवर बॉडी है, ये झलक रहा है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया था, इस सिमिलरिटी के आधार पर चेक करना शुरू किया था कि हमारे शरीर का जब रिफ्लेक्शन हाथों में आ रहा है तो हाथ के किन बिंदुओं पर जाकर हम उसके रिफ्लेक्टेड पॉइंट, जो मतलब जिस करस्पॉन्डिंग पॉइंट का वहां रिफ्लेक्शन है, तो उसको हम कैसे स्टिमुलेट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और उसको क्योर कर सकते हैं, है ना। तो ये उन्होंने जो है 1986 में जाना। बट हियर ही हैज रिटन इन दिस बुक द एडवांस concept of homo hetero law in this I will, because I know triorigin, and hence I will be just telling you how triorigin has culminated in development of Sujok 6 key and many other theories like diamond energy system and all that. You may not be aware of all the things unless you know the basic fundamentals of all these things. You may not be able to just have the full perception of what is there, how it is working, and how the diseases are cured by simple pressure or acupuncture or something like that. Well, now many people are just joining even after this class has started, and that's why I had just given time of 7:30 to join all of you, but they are just joining now. Anyway, तो ये हम देखेंगे कि कल हम लोगों ने जो देखा था उसमें कुछ चीजें ये मैं आपको हो सकता है कि मैं बताना चाहता था, जिसमें कि आपने ये देखा था कि जो हमारा शरीर है उसका जो एनर्जी रिफ्लेक्शंस है वो हाथ में, पैर में, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, सभी जगह वो जाता है, बल्कि सभी ऑर्गन्स में जाता है और बॉडी के ऑल
ऑल पार्ट्स में जाता है, सभी जगह जाता है, ग्लैंड सेलुलर लेवल तक जाता है। यानी कि अब उसमें क्या है कि जो एनर्जी का जो इंटरेक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू जो एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है, वह ट्रांसमिशन ये प्रोपोर्शन वाइज जाता है। यानी कि हमारा जो शरीर प्रॉपर फंक्शनिंग में, इस बात को बड़ा ध्यान से आप लोग समझिए कि हमारा शरीर प्रॉपर फंक्शनिंग में तब होता है जब हमारा हाथ प्रॉपरली काम कर रहा हो, पैर हमारा प्रॉपरली काम कर रहा हो, और हमारा बॉडी का सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये प्रॉपरली काम कर रहा हो, तब हम फंक्शनिंग के लिए जो है बिल्कुल मतलब परफेक्ट रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बेहतर फंक्शनिंग का, बिना बीमारी का हम इस दुनिया में घूम सकें, इसके लिए जो फंडामेंटल चीज है, जो मूल चीज क्या है, इसको आपको देखना चाहिए। मूल बातें क्या है? कोई भी आदमी इस दुनिया में है और वह एक्टिव है, तो उसके साथ मूल बातें क्या है? चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, या कोई भी जीव जंतु हो, कीड़े मकोड़े हो, कुछ भी हो, उसके साथ कॉमन बात क्या है? कॉमन बात ये है, सिंपल बात ये है कि जो भी पशु पक्षी है, आदमी है, सब इस दुनिया में पैदा लेने के बाद चलना फिरना शुरू करता है। ये तो सबके साथ कॉमन है। पक्षी उड़ने लगता है, ये जो एनिमल्स है वो चलने लगते हैं, कीड़े मकोड़े या तो चलते हैं, रेंगते हैं। यानी कि मूवमेंट is a sign of life, and movement is not only the sign of life, but movement is essential criteria for the existence of any living creatures, है ना। और दूसरा क्या है कि फूड, चाहे जो पक्षी हो, पशु हो, जो भी हो, कीड़े मकोड़े हो, सबको भोजन की आवश्यकता है ना। भोजन की आवश्यकता सबके पास है और सबको मूवमेंट की आवश्यकता है, और ये बाय नेचर है। बाय नेचर हर कोई को इस जीवन जीने के लिए, लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, ये दो बेसिक आवश्यकता है। और मजे की बात क्या है, ये शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बस यही दो बात को अगर ठीक से समझ लिया जाए और कंट्रोल कर लिया जाए, तो दुनिया में कोई बीमारी हो ही नहीं सकता, और सारी बीमारी को आप ठीक कर लेंगे। अभी तत्काल आपको सुनने में बड़ा हास्यास्पद लगता होगा कि ये क्या बोल दिए सर, बट इट इज क्लियर। इसके डिटेल्स में आप जितना जाइए, आप अल्टीमेटली यही दो बात जानेंगे, क्योंकि ये सभी के साथ कॉमन है। चलना फिरना सबके साथ कॉमन है, और खाना सबके साथ कॉमन है। ये दो फंडामेंटल चीज है, मात्र इस दो को पूरा कंट्रोल कर लें तो दुनिया में कोई बीमारी हो ही नहीं सकती है, नंबर 1। बट हम लोग जो इस क्लास में आए हैं, अब उसके फर्दर डिटेल्स में जाएंगे कि मूवमेंट अगर प्रॉपरली लोग करता है, जैसे अब डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, अगर डॉक्टर ने कहा और डॉक्टर के डर से आप टहल रहे हैं, तो टहलने से तो बीमारी ठीक होती है, डायबिटीज भी ठीक होती है, ब्लड प्रेशर ठीक होता है, और क्या है, सारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, एसिडिटी है, सारा चीज बीमारियां ठीक होती है, सिर दर्द भी ठीक होता है टहलने से। और प्रॉपर डाइट, अगर जो रिक्वायर्ड डाइट है वो अगर प्रॉपरली लेते हैं तो उससे भी ठीक हो जाता है। इसलिए डाइट थेरेपी एक अलग चल रहा है, और एक तरफ हमारा मूवमेंट थेरेपी अलग चल रहा है। तो ये शुक्ला जी है, शी इज विथ मी, हेलो, है स्माइलिंग मी। ನಾನು ಎಂದ್ರಿಗೆ ಮುಡಿಲಣ। हाँ, यस सर। ये कल भी आपने जो है कुछ ट्रांसलेशन किया, कि आपने कुछ, तो मे बी कि अंकल की तो चल रही है लंबी हो जाए। हाँ, so yeah, I will. So basically, what ज्यादा लंबा हो गया या हिंदी ज्यादा लंबा हो गया, दोनों में आप ठीक हुआ है, आपका ठीक हुआ है। अभी लास्ट वाला जो पार्ट है वो अगर आप इंग्लिश में बोल दें या मैं बोल देती हूँ, आप जैसा बोले।
लास्ट वाला पार्ट। ठीक है ना यार, Sorry, तो but उसमें आप मुझे ऐड इंद्रिय मुड़ी करना नहीं। बढ़िया बढ़िया सर, बिल्कुल सही सर। द इम्पोर्टेंट थिंग आप इस चूंकि ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको बड़ा ही पॉसिबल। हाँ नहीं, हाँ, आई हैव रिटन डाउन द नोट्स, डजंट मैटर, बट आई वुड रिक्वेस्ट आप समबडी, किसी का ना माइक ऑन है, प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूटेड। अच्छा, म्यूट करने के लिए ना, लेट म्यूट इंडिविजुअली तो हम कर देंगे, या बट कलेक्टिवली म्यूट करने में हमको थोड़ा प्रॉब्लम है। and आई विल doesn't जस्ट matter, we have to request the person to mute. It's great going sir, great. या दैट्स ऑल। तो मैं ये कह रहा था कि यानी कि हमारे एग्जिस्टेंस का और हमारे सक्सेसफुल लिविंग का और डिजीज फ्री लाइफ का दो बेसिक पार्ट है, एक मूविंग एंड एक ईटिंग। और यही इसी दो की वजह से किसी भी पशु पक्षी को, किसी भी कीड़े मकोड़े को, किसी को भी जो लिविंग थिंग्स है उसको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। ह्यूमन बींग्स ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो ज्यादा इंटेलिजेंट है तो बहुत चीजों में वो बेहतर तो कर पा रहा है, बट बहुत जगह वो फेल कर जाता है। जैसे ये मेडिकल लाइन में फेल है। आप जो है जब डॉक्टरों ने आपको कहा कि टहलने के लिए, तो आप क्यों दवाइयां क्यों ले रहे हैं? आप जरा ट्राई करिए, तो टहल के तो देख लीजिए। मे बी कि आपका दवाइयों से जो नुकसान हो रहा था वो नुकसान अगर खत्म हो जाए तो केवल टहलने से ही तो आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन फंडामेंटली ये जानने की आवश्यकता है कि जब आप चलते हैं तो होता क्या है। पैर के पॉइंट्स जो है दबते हैं, जब कुछ काम करते हैं तो हाथ के पॉइंट्स दबते हैं, और वहां से मूवमेंट एनर्जी दैट इज रिफ्लेक्टेड, दैट इज ट्रांसमिटेड टू ऑल द ऑर्गन्स। मैंने कहा था कल कि थोड़ा सा भी कहीं भी स्टिमुलेशन हमारे बॉडी के किसी पार्ट पर, या तो चलने की वजह से हो, या एक्सीडेंट की वजह से हो, या फिर ईटिंग हैबिट्स की वजह से हो, या सेडेंटरी वे ऑफ लाइफ की वजह से हो, कोई भी तरह का स्टिमुलेशन हो या नॉन स्टिमुलेशन हो, वह पूरे बॉडी के हर एक पार्ट में चला जाता है। व्हाई? बिकॉज आवर बॉडी का जितने पार्ट्स हैं वो सभी एम्बॉडीमेंट्स हैं, और वहां पर इसका ट्रांसमिशन हो रहा है, एकदम सेलुलर लेवल तक जाता है ना। इवन आप अगर बैठे रहेंगे तो आपको लगेगा कि पानक्रियाज आपका खराब हो गया और आप इंसुलिन डिपेंडेंट हो गए, डायबिटिक हो गए। बट मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि मैं आपको इस क्लास में ये बताना चाहूंगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपको डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका सेलुलर फंक्शनिंग जो है वह स्लो डाउन हो गया बिकॉज ऑफ योर सेडेंटरी वे ऑफ लाइफ, सेलुलर फंक्शन। और उसी सेल से आपका कहीं ना कहीं पानक्रियाज बना हुआ, उसी सेल से आपका हार्ट बना हुआ, ब्लड वेसल्स बने हुए। तो इसका मतलब है कि सेलुलर फंक्शन अगर डिस्टर्ब हुआ तो वो कई जगह नुकसान कर रहा है। ये तो रिफ्लेक्शन आपके पानक्रियाज में और हार्ट में, ब्रेन में जो कुछ भी हो रहा है, दिस इज ए सिंपल पार्ट। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो मूवमेंट पार्ट है, जिसका बॉडी के एक्सट्रीमिटीज जितने हैं, ये जो लास्ट एंड है हाथ और पैर, वहां पर इसका मूवमेंट का जो प्रभाव पड़ता है, स्टिमुलेशन होता है, वह डायरेक्ट स्टिमुलेशन एनर्जी, यानी कि जो मूवमेंट एनर्जी है वह आपके बॉडी के जो इनर पार्ट्स में या हर एक पार्ट में वहां तक पहुंच जाता है। और आप जो खाते हैं उससे जो डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं, वो डाइजेस्टिव जूसेस भी सभी जगह चला जाता है, बॉडी के हर एक पार्ट्स में चला जाता है। तो इस तरह से क्या होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो न्यूट्रो एनर्जी को कंट्रोल कौन करता है? ये कंट्रोल करने वाला एक न्यूट्रो एनर्जी है जो हार्मोनाइज करता है योर मूवमेंट एनर्जी एंड योर फूड एनर्जी, आप कह सकते हैं। तो वो फूड एनर्जी और मूवमेंट एनर्जी दोनों को, यानी हेट्रो और होमो को बैलेंस करने के लिए एक न्यूट्रो एनर्जी आता है जो आपको बैलेंस करता है। जैसे दो आदमी लड़ रहा हो रोड पर ना, तो कहीं ना कहीं एक तीसरा आदमी आ जाता है और उसको अच्छा नहीं लगता, वो दोनों को हटा देता है, कोशिश करता है कि समझौता हो जाए। इसका मतलब है कि न्यूट्रो एनर्जी सब जगह है ना, और वह तब फंक्शन में आता है
जब हेट्रोहोमो का इम्बैलेंसेस होता है, और Sir, this अदरवाइज। in English. Sir, this हाँ in यस, English. हाँ यस, इंग्लिश यू प्लीज, कैन यू? I have written the point that you said that when we walk, the pressure points on the sole gets pressed, and when we work, the pressure points on the hands also gets pressed. All right, and Yes. then that human beings are very intelligent. When they walk, I mean, like, they do some exercise or something, so they do that, and that benefits them. First thing. Second, that the cellular function slows down when you have a sedentary lifestyle. And now, what you said is about the hetero and neutro energy. So, Homo. neutro energy is everywhere that is found. This is what Yes. you said. Yes, sir. Continue. Yes. Yes, beautiful. Thank you. Then what is important thing is that the neutro energy harmonizes which hetero energy and homo energy both. It means when you work so much, too much, if you are working too much, then it might be you create some problem for your body. But neutral energy will balance it. हाउ इट विल बैलेंस? तो ऐसा होता क्या है कि सपोज कीजिए कि आप बहुत ज्यादा दौड़ना शुरू कर दिए, है ना, तो अब आपके शरीर को ज्यादा से ज्यादा ईंधन की जरूरत है, फूड मटेरियल्स की जरूरत है। जब फूड मटेरियल्स की जरूरत है तो बॉडी क्या करेगा कि अपने स्टोरेज से वो निकाल देगा। स्टोरेज कहाँ है? आपके फैट सेल्स में वो सारा कैलोरीज के रूप में फैट सेल्स में जमा है। वह जो भी फैट्स है वो कैलोरी के रूप में बर्न करके जब निकल जाएगा, व्हेन यू आर रनिंग, जॉगिंग एंड एवरीथिंग, तो क्या होगा कि आपके बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है वो रिड्यूस हो गया, है ना। वो जब रिड्यूस हो गया तो आप स्लिम हो गए और आप बेहतर हो गया, आपके बॉडी का फंक्शनिंग बेहतर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि रनिंग, इफ यू इंक्रीज योर मूवमेंट, योर बॉडी गेट्स बैलेंस्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूट्रो पावर। करने वाला कोई और है, बैलेंस करने वाला, है ना, वो उसको कर देता है बैलेंस। और अगर आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी मौत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी मौत? क्योंकि ओवर ईटिंग और बैठे रहना और खाते रहना और बैठे रहना तो भी मौत नहीं आएगी। वो क्या करेगा? बॉडी सेफ्टी फैक्टर उसके साथ क्या है, उसके पास पूरे शरीर में ऐसा सिस्टम है जिससे कि आपकी जान को बचा सके, है ना। हवाई जहाज में भी देखिए क्या होता है, 3-3, 4-4 जो होता है ना इंजन होता है। कभी एक्सीडेंट का केस कुछ बात आएगी तो पायलट उसको जो है ना मैनेज कर लेता है और एक्सीडेंट नहीं होने देता। उसी तरह से सेफ्टी फीचर्स जो है आपके बॉडी में, क्या सेफ्टी फीचर है? जब आप बैठे रहेंगे, खाते रहेंगे, तो क्या होगा, वो बॉडी में जो एनर्जी आप जो खाना खा रहे हैं उसका एनर्जी दैट विल बी कन्वर्टेड एंड गोज टू द फैट सेल्स, है ना। फैट सेल्स जो आपके बॉडी में होता है ना, इसमें हमारे बॉडी में जो है किस तरह के सेल्स हैं आपके, जैसे हाथ है, पैर है, कौन कौन सेल प्राइमरीली है? हेट्रो, होमो, न्यूट्रो, 6 की अगर आगे जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसमें आपको इसका हम एक्सप्लेनेशन बताएंगे, जिसमें आप देखेंगे कि बोन, एक तो बोन हो गया, बोन सेल्स जो बड़ा ही डीप है या बहुत ज्यादा डेंस है, होमो है। उसके बाद स्किन, है ना, ये ड्राइनेस में आ जाएगा और ह्यूमिडिटी में फैट सेल्स आ जाएंगे। उसके बाद फिर ब्रेन सेल्स जो होंगे या न्यूरॉन्स जो होगा वो आपका न्यूट्रो में ये हॉटनेस में आ जाएगा, और हीट में ब्लड वेसल्स आ जाएंगे, और विंड में मसल्स आ जाएंगे। तो आपका ये एक बीच में कौन आया? फैट सेल्स आया, जो जिसको ह्यूमिडिटी में हम कहेंगे। तो वो फैट सेल्स में क्या होगा, दैट विल गेट स्टोर्ड। जैसे आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा, तो पैसा आ जाएगा तो आप तुरंत बचने के लिए कोशिश करेंगे कि तुरंत कोई डकैत और रॉबरी ना हो जाए, कोई लूट ना ले। उसके लिए आप इमीडिएटली उसको बैंक में या कोई ऐसा जमीन में नीचे गाड़ करके उसको सेफ्टी करते हैं ना, तो वो सेफ्टी ताकि आप बच सके। उसी तरह से बॉडी सेफ्टी फैक्टर में क्या करता है, वो स्टोर कर देता है। वो देखता है कि हो सकता है भविष्य में ये बंदा को समझ में आ जाए और चलना फिरना और दौड़ना शुरू कर दे, तो उस समय इस स्टोरेज से जो वर्ल्ड बैंक का जो आपका फैट सेल्स है वहां से वो निकल करके आएगा
और आपको जिंदा रखेगा और आपको दौड़ने में मदद करेगा, दैट विल बर्न। तो दिस वे बॉडी के पास बहुत ज्यादा सेफ्टी फीचर्स है, बट इसको दवाइयों से हम इतना डैमेज कर देते हैं कि वो शरीर जो है ना वीकेंड हो जाता है। ह्यूमन बींग्स का लाइफ है 128 ईयर्स। प्रोफेसर पार्क जो ने इसको लॉजिकली उन्होंने कन्विंस किया, हम लोगों को बताया कि 128 ईयर्स जो है ह्यूमन बींग्स का लाइफ है, लेकिन हम लोग जीते नहीं है उतना, 70-80 तक जीते। इसका मुख्य कारण है कि आप या तो फिर दवाइयों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, या फिर तनाव में आप ज्यादातर रहते हैं, या फिर ओवर ईटिंग करते हैं, यानी कि हेट्रो को या डिस्टर्ब करते हैं तो भी मरते हैं, होमो को डिस्टर्ब करते हैं तो भी मरते हैं, और न्यूट्रो को भी डिस्टर्ब करते हैं तो भी मरते हैं, है ना। यानी कि न्यूट्रो कंट्रोलिंग कौन है? आपका माइंड है, ब्रेन है, दैट इज कंट्रोलिंग। अगर उस सिस्टम में आप तनाव में रहेंगे तो बॉडी का सिस्टम जो है ना तनावग्रस्त स्थिति में प्रॉपर फंक्शनिंग में नहीं आ सकता। दिस वे वी अंडरस्टैंड। तो ये बेसिकली क्या हुआ कि जो रिफ्लेक्स, ये मैं इसलिए आपको बताया, थोड़ा सा इसकी गहराई में चले गए कि आपको ये बात पकड़ में आ जाए, ये समझ में आ जाए कि जो हमारे बॉडी में जो हजारों इम्बॉडीमेंट्स हैं, इम्बॉडीमेंट्स मैंने अवतार हुआ, ये उंगली भी अवतार है, ये छोटा सा पोर भी अवतार है, और इवन सेल भी अवतार है। तो सेल में भी और इसमें भी वो सारी चीजें होंगे जो एनर्जी ट्रांसमिट हो रहा है। और ट्रांसमिट 3 ही टाइप का एनर्जी होता है, ये जान लीजिए। मुख्यतः ट्रायोजन के हिसाब से 3 एनर्जी ट्रांसमिट होता है, जिसमें कि हेट्रो, होमो और न्यूट्रो। हेट्रो, होमो और न्यूट्रो जो है 3 एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है, और वो ट्रांसमिट करके जो इम्बैलेंसेस होगा वो उसी रूप में जाकर के स्टोर हो जाता है। जैसे कहते हैं नहीं, मर जाने के बाद क्या होगा, तो अगर अच्छा काम किए होंगे तो ये क्या कहते हैं, स्वर्ग मिलेगा, और नहीं तो भूत या नरक मिलेगा। तो वो इसलिए ऐसा अब तक में मान्यता रही है, और ये सच्चाई भी है कि इम्बैलेंसेस ऑफ द सोल, if it doesn't get the human body, that will become as it is, that will reflect at different places, and it will function like that in non-harmonious way. In the same way, our body is also starts functioning unharmoniously when you have sent, collected the imbalance of the energy. You are eating, not moving, this is the imbalance. You are moving, not eating properly, this is also imbalance. You have all the system, but your mind is not properly functioning, you are stressed out, then also you become diseased. तो ये जो है इस तरह से आप इसका रिफ्लेक्शंस वहां होगा, और उसके कुछ करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होंगे, और उसको जब स्टिमुलेट करेंगे तो इमीडिएटली रिटर्न वेव्स आएगा, रिटर्न वेव्स वहां पहुंचेगा और उसको फटाफट क्योर कर देगा। तो आपके सारे ऑर्गन वहां चले जाएंगे। क्या क्लियर है? क्लियर? Sorry sir, one doubt I have. Yes. So sir, neutro is the brain, and what is hetero and homo? Neutro is the brain, neutro is the nervous system. इस सिस्टम जो है ना, nervous system is controlled by the brain, and brain, इसमें फिर हम लोग गहराई में चले जाएंगे, डाइवर्स, लेकिन संक्षेप में आपको बता दें। But I just want to know about hetero and homo. वो क्या है? Neutro is the nervous system. It is the brain which is controlling the full. ये ट्रायोजन का क्लास में होगा, बट इन्होंने चूंकि प्रोफेसर पार्क ने 1999 में जब किताब, 1986 की किताब आप पढ़ेंगे, ये कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। 1986 की पब्लिश्ड है, कोरिया में जो किताबें छपी, उसमें सिंपली आपको सुजोग के बारे में हाथ और पैर के बताया गया। बट हम इस क्लास में थोड़ा फंडामेंटल्स बताना चाहते हैं, सो दैट कि आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट हो कि सुजोग के पीछे कितना बड़ा बैकग्राउंड है। कोई अब बच्चा ही सीख लेगा ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब आप बैकग्राउंड के साथ सीखेंगे तब आपका जो है वो सारा का सारा लगेगा कितना बड़ा चीज हमारे हाथ में मिला हुआ। जब तक ये बड़ा इसको नहीं समझेंगे, सीखने का इंटरेस्ट आपको नहीं होगा, आप क्या सीखेंगे? लगेगा अरे चलो कोई दवाई लो, एलोपैथी ने तो होम्योपैथी ले लो, आयुर्वेद ले लो, या थोड़ा सा टहल लिया काम चल जाएगा, या डॉक्टर ने तो कहा ये टहलने के लिए, यहाँ पर इतना बोलने की क्या जरूरत है।
यू विल गेट कंफ्यूज्ड। इसलिए फंडामेंटल को आप जाने कि अगर इस एनर्जी का इस तरह से ट्रांसमिशन हो सकता है और हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी बीमारी जब ये सेलुलर लेवल तक जाता है, तो कोई भी बीमारी में ये 3 एनर्जी का जो ट्रांसमिशन, उसमें हम स्टिमुलेट करके डिफरेंट एनर्जी को हम हार्मोनाइज बैलेंस कर सकते हैं, और जब बैलेंस हो जाएगा तो आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। इसलिए तो मैं कहता हूँ कोई आदमी को बीमार रहने का कोई प्रश्न होता ही नहीं, उठता ही नहीं। ये तो आप चूंकि समझना ही नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते हैं, इसकी वजह से आप रॉन्ग फुटिंग पर हैं और आप बीमार हैं, है ना। ये सब चीज का सॉल्यूशन है। इसलिए वो ट्रायोजन और 6 की बातें तो आगे हम पढ़ाएंगे, बट अभी आप इतना इस सुजोग क्लास में आप इतना जरूर जान लें कि 3 टाइप की जो एनर्जी है उसका ट्रांसमिशन होता है, यानी कि पैर में जो मुख्य तौर से हाथ और पैर में जो स्टिमुलेशन होता है थ्रू योर वर्किंग, डे टू डे वर्किंग इन द डे, तो उसका स्टिमुलेशन से आपके जो ट्रंक पार्ट है वहां पर रेलेवेंट सभी ऑर्गन में उस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहिए या एक्टिव एनर्जी कह लीजिए, और दूसरा जो नॉन एक्टिव एनर्जी या फूड एनर्जी आप कह सकते हैं, वो फूड एनर्जी तो आपके ईटिंग से आता है। ये दोनों एनर्जी का बैलेंस न्यूट्रो के इन्फ्लुएंस में जो होता है, इससे आपका जितने ऑर्गन्स हैं, लीवर है, किडनी है, सारा बेहतर फंक्शनिंग में चला जाता है और आपकी बीमारियां खत्म हो जाती है। एक सीधी से सिंपल फॉर्मूला, समझ गए। तो मेरे ख्याल से चूंकि सुजोग क्लास है, इसमें हम इसके और डिटेल में जाएंगे तो आपका जो बेसिक चीज है वो खत्म हो जाएगा, और इसमें न्यू कमर्स हैं उन लोगों को हम थोड़ा बता देना चाहते हैं कि सुजोग क्या है और इसके स्टैंडर्ड कोरेस्पोंडेंस के बारे में हम बताएंगे। अभी आपको आपके व्हाट्सएप पर हम एक फोटो भेजते हैं, और उस फोटो से आपको एक एक एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और दूसरी बात कि पिछले क्लास में केवल हमने एक फोटो को एक्सप्लेन नहीं किया था, बाकी तो हमने कर दिया। मैंने ये आपको बिल्कुल बताया था कि हमारे शरीर में जो मैंने अभी आपको कहा ना कि हर पार्ट में चला जाता है उसका रिफ्लेक्शन, जो कुछ भी थोड़ा सा भी होगा, यहाँ होगा तो हाथ में जाएगा, वहां होगा तो बॉडी में आएगा। तो इसलिए हमने कहा था कि जीभ पर जो रिफ्लेक्शन हो गया, हजारों साल पहले लोग जीवा को देख करके आज भी इलाज करते हैं, सिम्टम्स को पता कर लेते हैं जीभ देख करके। आंखों को, ऐसे पुतलियों को देख करके भी डॉक्टर लोग बहुत सारे पकड़ लेते हैं कि हार्ट में प्रॉब्लम है या फिर लीवर में या किडनी में, है ना। बहुत लोग कान से भी निकाल लेते हैं, बहुत लोगों को फेस रीडिंग भी आता है कि किस एरिया में जो है धंसा हुआ है, किस एरिया में डिस्कलरेशन हो गया, उससे भी उसको पता चल जाता है ना। दे अंडरस्टैंड इन विच पार्ट of our face or tongue or the ears there is changes or discoloration, and what organ is corresponding that portion of the face or tongue or eyes, and they try to read it through this symptom. Even when you catch that there is some problem in the heart, then you will find in the symptom of the patient will himself tell that I have some problem with my heart. When I walk, I just feel pain in the chest and something breathlessness or something like that. He will tell. Then it means that this symptom and the reflection in different parts, they both correspond, and the disease is there, and you can influence through the different correspondence systems, influence that part of the body, that organ of the body, and energize and influence, and you harmonize the energy of that organ, and that organ, the disease of that organ is removed. This way it goes. Sir, Mithilesh ji has raised the hand to ask some question, I guess. Yes, Mithilesh ji, yes, you can ask. Hello, sir. Namaste, sir.
नमस्ते। सर मैं बताइए। हेट्रो होमो और न्यूट्रो एनर्जी नहीं समझ पा रही हूँ जो आप बता रहे हैं, एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए ना और एग्जांपल के द्वारा। सर मे आई? देखिए, हेट्रो एनर्जी जो है ना, एक्सपेंसिव एनर्जी है, वो फैलने वाली एनर्जी है, वो मूविंग है, उस पर रोक टोक किसी का रुकावट नहीं होता है, वो फैलने वाली शक्ति है। सूरज की किरणें फैलती। आपके शरीर में देखिए, यहाँ पर जो है चेस्ट है, इसमें सारा फैलने वाली एनर्जी है। ये पेट के नीचे सारा जो है रुकने वाली एनर्जी है ना। ये कैसे, कौन कौन है? हार्ट है। ये हार्ट देखिए कितना रिब केज में भगवान ने बनाया। इसको क्यों बंद किया गया? इसलिए कि इसमें हार्ट पंप कर रहा है, लंग्स दोनों मिल करके। अगर ये रिब केज ना लगाए तो ये हो सकता है कि पूरा फट जाए, क्योंकि एक सर्टेन प्रेशर अंदर डेवलप हो रहा है। किसी किसी का, जब आप ये चेस्ट रिब केज की वजह से ही बचे हुए, पेट में ऐसा कुछ नहीं होता है, छाती में होता है। क्योंकि ये कब फट जाएगा? जब आप दौड़ेंगे बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा जब पंप करेगा, आप देखिएगा बहुत ज्यादा प्रेशर डेवलप हो जाएगा। और कभी कभी तनाव में आपका माथा भी फट सकता है। स्केल में यहाँ भी बहुत प्रेशर है। इसी प्रेशर से आप जो है ना, बहुत ज्यादा माइंड चारों तरफ दौड़ता रहता है। प्रेशर है यहाँ रहने से, ये पता नहीं चलता है, ये मेटाफिजिकल प्रेशर है। और यहाँ पे फिजिकल प्रेशर आप फील करते हैं। और हाथ देखिए कितना मूव कर रहा है चारों तरफ। इसको फ्रीडम है कि नहीं हाथों को? तो ये हेट्रो एरिया, दिस एरिया इज हेट्रो एरिया। और होमो एरिया है, पैर का फ्रीडम नहीं है। वो जमीन पर खड़ा होगा तो ये ज्यादा मूव नहीं कर सकता पैर, पेट भी ज्यादा नहीं मूव कर सकता। इसको रिब केज में नहीं रखा गया। ये होमो एरिया है ना, ये फिक्स्ड एरिया। ये रोकता है। ब्लड भी जाता है ना, तो किडनी उसको रोकता है, रोक करके उसमें से प्यूरिफाई करता है। लीवर भी ब्लड को प्यूरिफाई करता है, रोकता है एवरीथिंग। बट यहाँ पर कुछ रुकता नहीं है, जैसा भी हो पंप आउट होता है ना। तो ये हेट्रो एरिया, इधर होमो एरिया हो गया, पैर भी होमो एरिया, और ये हेट्रो है ना, दिस वे। न्यूट्रो यहाँ पर, यानी कि दोनों का बैलेंसिंग एरिया यहाँ। और यहाँ से सारा चीज कंट्रोल होता है। खाना भी जाएगा तो यहीं से जाएगा, हाथ भी काम करेगा तो आंख से देखेगा तभी ये हाथ करेगा काम। यानी कि इसमें से कंट्रोलिंग होमो को भी हो रहा है और हेट्रो को भी हो रहा है ना। आंखों से देख के, कानों से सुन करके आप इधर अपने हाथ को तो पैर को दौड़ाते हैं, चलते हैं, दुनिया का काम करते हैं। तो ये कंट्रोलिंग है। बल्कि ब्रेन से आप सोचते हैं, यू डिसाइड व्हाट आई हैव टू डू। हियर देयर इज कंट्रोलिंग, फुल कंट्रोलिंग इज हियर। एंड हेट्रो पार्ट एंड होमो पार्ट, ये दोनों जो है इसको हेल्प करता है। और ये कंट्रोल भी करता है, इसके द्वारा काम भी कराता है, और ये इसको सब तरह से हेल्प भी करता है ना। क्योंकि इसलिए हेल्प करता है, जब प्यूरेस्ट ब्लड होगा, सबसे साफ और शुद्ध ब्लड है, हार्ट किसी को नहीं देगा, वो सबसे पहले ब्रेन को देगा। आपको पता है ना, प्यूरेस्ट ब्लड सबसे पहले ब्रेन को जाता है, उसके बाद ही दूसरे बॉडी के ऑर्गन्स को जाता है। क्यों? इसलिए कि ब्रेन इंपॉर्टेंट और वाइटल ऑर्गन, उसकी वजह से ही सारा का। घर के मालिक को सबसे पहले अच्छा खाना खिलाते हैं तभी ना। जिसके घर में मालिक का कोई इज्जत नहीं है, उसके घर में इम्बैलेंसेस आप ज्यादा देखने को मिलेंगे। और जिसके घर के मालिक को अगर बेहतर ढंग से उसको अगर स्वागत होता है, तो उसका बड़ा ही घर सिस्टमेटिक है। आज इंडिया का भी पोजीशन उसी तरह सिस्टमेटिक है। थोड़ा आपको वर्ल्ड लेवल पर थोड़ा अच्छा लग रहा है, मालिक के ठीक रहने की वजह से। तो इस तरह से क्या है कि आप बेहतर सिस्टम तब होगा जब आपका न्यूट्रो या जो हेड बॉस है ब्रेन, इफ इट कंट्रोल्स इन ए बेटर वे। तो इसके डिटेल्स को, ये सिंपल टर्म्स तो आपको बता दिया, बट इसके डिटेल्स को जब हम ट्राई ऑरिजिन में पढ़ेंगे, 6 की में भी मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करूंगा, तब जाकर के सीखें। अभी हम इसलिए इसको थोड़ा सा ले आए थे ताकि आपको ये पता चले कि जितने रिफ्लेक्सेस हैं हमारे बॉडी में, उसमें कोई एक टाइप का एनर्जी नहीं जाता है, अलग अलग टाइप के एनर्जी जाते हैं। और जब अलग अलग टाइप का एनर्जी, इसलिए अलग अलग ऑर्गन के रिफ्लेक्स, वहाँ रिफ्लेक्स पॉइंट्स हैं, और उसको स्टिमुलेट करने के बाद हम जो है बेहतर हो जाते हैं। 5 मिनट में या 2 मिनट में आप शुक्ला जी आप थोड़ा सा बता दें, उसके बाद हम थोड़ा रिफ्लेक्स पॉइंट का स्टैंडर्ड कॉरेस्पॉन्डेंस के बारे में। So basically hetero, homo and neutro. So neutro is basically your nervous system which controls the whole body. Okay. Now, supposing if your nervous system is not okay, then it won't be able to control your hetero and homo. Now, if I say hetero, hetero is the middle part of the body where your heart is there, and heart actually has so much of pressure, and that is why it is inside the rib cage.
And similarly, our brain also, has lot many work to do. It has lot of pressure. So that is why it is also in the skull. All right. And the lower part is homo. Okay. So this is how it is connected. Now, as sir said that neutro energy balances the homo as well as the hetero. So supposing if your brain is not working properly, then how will your homo and hetero also be balanced? This is what sir said till now. Yes, that's Yes, sir. right. Now I have sent you the photos of standard how there is similarity of our body in the hands and feet, and go to the WhatsApp and open it and see. Just you see the figure in which the figure number is 9. In this figure, there is similarity of body, human body to the hand. How it is similar? Similarity प्रोफेसर पार्क ने पहले ये भी आप जान ले फंडामेंटली कि सिमिलरिटी क्यों खोजा था. सिमिलरिटी इसलिए खोजा कि जो समान चीजें हैं उसमें ऊर्जा का आदान प्रदान होता है बेहतर ढंग से, है ना. समान चीजें जैसे भेड़ के झुंड में जाता है, कौवा के झुंड में रहेगा, है ना. वो इंजीनियर का ग्रुप बना लेता है, डॉक्टर का ग्रुप बना लेता है. हम लोग सुजोग का अलग ग्रुप बना लेते हैं, आप लोग सीखने वाले का अलग ग्रुप बन सकता है. अभी बात करते करते आप लोग आपस में बातें करने लगते हैं. रोड पर आप मिलेंगे तो ना बात करते, बट हमारे यहाँ आ गए तो आप बात कर रहे हैं. बिकॉज देयर इज वन सिमिलरिटी एंड कॉमन थिंग्स दैट all are students, my students. So this is the common feature, and on that basis, on that similarity, you start talking with each other, है ना. हमारे आने के पहले थोड़ा बातचीत हो रही थी. तो ये बिना सिमिलरिटी का दुनिया में कोई चीज हो ही नहीं सकता. सिमिलरिटी होगा तभी इंटरेक्शन ऊर्जा का होगा. और ये प्रोफेसर पार्क जी ने देखा. प्रोफेसर पार्क जी first of all he saw the hand is similar to our body. How it is similar? First criteria उन्होंने देखा कि हमारे शरीर में there is one part trunk. अब ध्यान से देखिए इसको, बड़ा ध्यान से देखिए. तो ये बेसिक चीज है. और चीज आप मिस भी कर जाएं, बट इसको अगर मिस करेंगे तो आप इलाज नहीं कर सकेंगे किसी पेशेंट का. इसलिए अभी का जो मेरा लेक्चर 15-20 मिनट का वो थोड़ा ध्यान से देखें. ये देखिए, दिस इज रेक्टेंगुलर बॉक्स. यू सी दिस द रेक्टेंगुलर बॉक्स, है ना. ये ज्यादा मूव नहीं करता है. जितना हाथ और पैर मूव कर रहा है ये नहीं मूव करता है. बेसिकली स्टैग्नेशन है इसका, स्थिर है ना. ये ट्रंक पार्ट से जो कंपैरेटिवली स्टैग्नेंट पार्ट से कितने पार्ट्स निकले हुए, कोई बताए? इस ट्रंक से कितना भाग निकला हुआ? प्रोट्रूजन्स कितने हैं? 2 पैर, 5, 2 हाथ और सिर 2 हाथ और 1 सर. 5 प्रोट्रूजन्स है ना. और हमारे हाथ में भी लेस मूविंग पार्ट क्या है? पाम है. पाम का जो इनर भाग है इसका मूवमेंट बहुत कम है. देख रहे हैं, ज्यादा मूवमेंट नहीं है. उंगलियां जितना मूव कर रही है ये नहीं कर रहा. तो इसमें भी लेस मूविंग पार्ट जैसा ये है, इससे भी कितने प्रोट्रूजन्स है? 5 ही निकला हुआ है ना. जो मूवमेंट करने वाले हिस्से 5 है. तो इस तरह से ये बॉडी का सिमिलरिटी जो है कुछ दिख रहा है प्रोट्रूजन्स में. ठीक है. नेक्स्ट क्या है कि ये पेज नंबर 10 होगा. 10 में आप क्या देख रहे हैं कि लेवल ऑफ सिमिलरिटी आप देख सकते हैं कि सबसे लोएस्ट लेवल पर पैर है. पैर के तलवे जो है, दोनों पैर के तलवे लोएस्ट लेवल पर. मिडिल लेवल पर दोनों हाथ का लोअर पार्ट है. और सबसे अपर लेवल पर सिर है ना. उसी तरह से इसको जब जमीन पर इस तरह से आप रखते हैं तो लोएस्ट लेवल पर ये 2 उंगलियां आती हैं जो जमीन को टच कर रही हैं. बट साइड में जो 2 उंगलियां हैं वो जमीन को टच नहीं करती. दे डोंट टच द फ्लोर, है ना. और तीसरी उंगली जो है वह सबसे अपर लेवल पर, यानी ये अपर लेवल हो गया, ये मिडिल लेवल हो गया, ये लोअर लेवल हो गया. एक दूसरा सिमिलरिटी क्या है कि
ये लेवल ऑफ सिमिलरिटी, मैंने दो पैर का लेवल जिस लेवल पर है तो हाथ में भी वही लेवल, हाथ का लेवल जिस लेवल पर है उसका उसमें इसमें फिंगर्स में आता है। राइट साइड सेकंड और फिफ्थ फिंगर जो है वो मिडिल लेवल पर है, और थंब जो है सबसे हाईएस्ट लेवल पर, अपर। अपर पर आप ऐसे भी देख रहे हैं, है ना। तो ये दूसरा सिमिलरिटी है। तीसरा सिमिलरिटी जो है 11 नंबर पर आपको मिलेगा। फिगर 11 बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ सिमिलरिटी। इसमें डायरेक्शन क्या है, जब आप यूं खड़े रहेंगे तो दोनों हाथ हॉरिजॉन्टली नीचे जा रहा है, नीचे की ओर डायरेक्टेड है, और दोनों पैर भी, बट सिर ऊपर की ओर डायरेक्टेड है ना। इसमें भी आप जब आप देखेंगे तो ऐसे करके जब ये खुल जाता है, जैसा आप खुल जाते हैं वैसे जब उंगली खुलेगी तो इसका ये चारों का डायरेक्शन नीचे और इसका डायरेक्शन ऊपर की दिशा में, डिफरेंट डायरेक्शन। ये तो क्लियर है ना कि डिफरेंट डायरेक्शन है, इसके डायरेक्शन के साथ मैच ही नहीं करता, और ये आपका सिर जो है वो भी मैच नहीं करता, ये तो क्लियर है। अब आप देखिए कि 11 के बाद 12 नंबर है, ये फिगर आपको है दिया हुआ, उसमें आप प्रोपोर्शन आप देखिए। प्रोपोर्शन क्या प्रोपोर्शन है, पैर लंबे हैं कंपैरेटिवली, हाथ लंबे हैं या पैर लंबे हैं? पैर लंबे हैं ना नेचुरली, लंबाई किसकी अधिक है? Which one is more longer? Leg is longer or hand is longer? Legs are longer. Legs are longer, and in the middle the two legs, and similarly the middle fingers, they are longer, and the side fingers are not so long, है ना? And the head is wider also and shorter also, है ना? Just like this. ये सिमिलरिटी है ऑन द प्रोपोर्शन के हिसाब से। बल्कि आप ये भी प्रोपोर्शन आप देख सकते हैं कि दोनों पैर मोटे हैं, they are longer also, and they are also wider also, and this part is also shorter but wider, but the hands are not longer in comparison to the legs, and it is also not wider, और इसका डायमीटर भी जो है ना वो कम है ना। तो इस तरह से ये सिमिलरिटी है। तो इस सिमिलरिटी से क्या पता चल रहा है कि ये जो बीच वाला पोर्शन दोनों पैर है वह करस्पॉन्ड कर रहा है ये दोनों बीच वाली उंगलियों का, और दाहिनी उंगली जो है, दाहिना जो उंगली ये है वह दाहिने हाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये लेफ्ट फिंगर जो है दिस करस्पॉन्ड्स टू दिस लेफ्ट हैंड, राइट हैंड दिस फिंगर, राइट लेग दिस फिंगर, लेफ्ट लेग this finger, and head this finger. This way it is corresponding, है ना। ये तो क्लियर है। अब आप ये देखिए कि नेक्स्ट आपका 13 पर है नंबर ऑफ बॉडी पार्ट्स। कितने बॉडी पार्ट्स है इसमें, जो कितने पार्ट्स हैं हाथ में और पैर में? हाथ में देखिए 3 ज्वाइंट है और 3 पार्ट है इसका, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 1 ज्वाइंट, 2 ज्वाइंट, 3 ज्वाइंट। इसमें भी 3 ज्वाइंट्स हैं, पैर में भी 3 ज्वाइंट्स हैं, 1 2 नी ज्वाइंट है, हिप ज्वाइंट है ना, एंकल ज्वाइंट, नी ज्वाइंट एंड द हिप ज्वाइंट। हियर इज द रिस्ट ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट एंड शोल्डर ज्वाइंट। 3 ज्वाइंट्स है ना। लेकिन यहाँ पर सिर के साथ जो है 2 है, हेड एंड नेक। 2 फंक्शनल पार्ट हैं और 2 ही ज्वाइंट्स हैं, इसलिए इसका जो मेटाकार्पल बोन के साथ ये 2 ज्वाइंट हैं, और इसके जो मेटाकार्पल बोन्स हैं हाथ में उसमें 3 ज्वाइंट्स हैं। इसका मतलब कि हाथ का सिमिलरिटी जो हम देख रहे हैं और पैरों का जो सिमिलरिटी है एग्जैक्ट हर तरह से मिलता जुलता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? एम आई करेक्ट? तो इस तरह से आप नेक्स्ट सिमिलरिटी और क्या है कि नेक्स्ट सिमिलरिटी है कि
अगर मिड लाइन आप निकाल ले तो दोनों तरफ बोन्स की संख्या एक समान दिखेगी आपको, हड्डियों की संख्या सेम होगी, ठीक है ना। इफ यू हैव द मिड लाइन इज हियर सेंट्रल लाइन, एंड सेंट्रल लाइन से you see that from the center line, one leg and one hand is on the right side, and another leg and left hand is on the other side. On the left side, one hand and 1 foot. On the right side, one hand and 1 foot. And on the central line, head is there. Head and neck is there. ये central line पर, is it not? तो इस तरह से क्या है कि ये समानता हमको दिख रही है, बल्कि और भी समानता इसमें क्या हो रहा है कि सेंटर लाइन से ये शोल्डर ज्वाइंट ज्यादा दूर है, ये डिस्टेंस आपको ज्यादा लग रहा है ना, जबकि यहाँ पर जो है दोनों पैर के बीच में बहुत कम गैप है, नहीं के बराबर, दोनों पैर सटा हुआ है। ये डिस्टेंस इस ज्वाइंट के बीच में नहीं है उतना, बट यहाँ पर तो सेंट्रल लाइन से ज्यादा ज्वाइंट है ना, ज्यादा डिस्टेंस है ना। उसी तरह से हाथ में जब आप देखेंगे तो इस सेंट्रल लाइन से ज्यादा दूरी पर दोनों हाथ है, हाथ का जो शोल्डर ज्वाइंट है वो ज्यादा दूरी पर है, और पैर का जो हिप ज्वाइंट्स है वो क्लोजर है आपस में, दे आर क्लोजर टू ईच अदर, यू सी। और सेंट्रल लाइन में जो है ये है हेड आता, हेड नेक आ रहा है। तो इस तरह से आप सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, और ये सिमेट्रिसिटी जो है, दिस सिमेट्रिसिटी यू फाइंड इन द हैंड आल्सो एंड इन द सेम symmetrically it has been formed in the body also, created in the body, and similarly it has been created in the hand also, right? उसके बाद आप सातवां सिमिलरिटी देखेंगे, सेवेंथ सिमिलरिटी। प्रोफेसर पारसदीप ने कहा कि थंब इज सिमिलर टू हेड एंड नेक, है ना। ये देखने में भी गोल जैसा है, ये उंगली, ये अपर पार्ट है, इस ज्वाइंट से ऊपर हेड हो गया और इस ज्वाइंट और इस ज्वाइंट के बीच में नेक हो गया, है ना। तो इसकी सिमिलरिटी हेड से है और नेक का सिमिलरिटी से, बल्कि इससे भी बड़ी बात इसमें क्या है, द मोर इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट द थंब इज कंट्रोलिंग ऑल द फिंगर्स, थंब कंट्रोल्स एवरीथिंग, thumb is controlling everything. You can do work, you cannot do without any work without the thumb, but other fingers cannot do work without thumb. And third, that means in the body, mind controls all the parts. Similarly, thumb controls the full hand. This is the similarity. Now, this similarity is there in thumb you find, and ये अगर थंब केवल इधर है, थोड़ा सा आपको एक चीज कंफ्यूजन लगता होगा कि जब भगवान ने इतना बना ही दिया था, तो अगर 2 पैर और 2 हाथ दिया ही था, ये इसको खींच के अगर इधर कर दिया होता तो हम लोगों को पता चल जाता पहले ही, आज से हजारों साल पहले लोगों को पता चल जाता ये तो पूरा बॉडी है रिफ्लेक्ट कर रहा। लेकिन ये हाथ जो है का अंगूठा थोड़ा सा टेढ़ा इधर आ गया, ये क्यों आया? जैसे 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 जानवरों का मुंह ऐसे था, लंबा निकला हुआ था, बंदर का गोल हो गया, तो सिर जिस तरह से गोल होने लगा, और आप काम करने के लिए पैरों का इस्तेमाल न करके अब हाथों का इस्तेमाल करने लगे, तो आपके बॉडी के फंक्शनिंग के लिए हाथ में अंगूठा का इधर रहना ज्यादा जरूरी था, और इसलिए अंगूठा इस तरह से ना होकर के ऐसे बना है। इसको किसने देखा होगा सबसे पहले? न्यूट्रो एनर्जी।
जिसको कि सब काम कराना है आपसे, न्यूट्रो पावर, जो पूरे वर्ल्ड को, या गॉड पावर आप कह सकते हो, गॉड पावर ने इसको इस तरह से एडजस्ट कर दिया, so that you, if you have more brain, then you will utilize your hand in a better way, like this. But if you have hoof and if you are animal, you can't, you don't need like this. Your front leg and back leg will be similar and nothing to do about it. तो इस तरह से हमारा जो है, हमारे बॉडी की सिमिलरिटी हमारे हाथों में आ जाती है ना। और जब ये सिमिलर है तो मैंने आपको क्या बताया था कि एनर्जी का इंटरेक्शन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब यहाँ प्रेस आप करते हैं, सिर दर्द यहाँ है फ्रंटल, तो यहाँ जब आप प्रेस करेंगे तो इसका सीधा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से यहाँ एनर्जी चला जाता है। यानी कि जब आप इंटेंशनली भी करेंगे और अनइंटेंशनली, नेचुरली भी आप अगर ये प्रेस होगा तो भी ये एनर्जी यहाँ जाएगा। इफ इट इज प्रेस्ड आउट नेचुरली और इंटेंशनली, the energy will flow on the on electromagnetic waves के माध्यम से, the energy and its information। इसमें प्रोफेसर पार्क जो उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन एंड एनर्जी बोथ विल फ्लो टू दैट पॉइंट। कहाँ जाएगा? दो तो सिमिलर पार्ट में जाएगा और सिमिलर ऑर्गन में जाएगा। और वो सिमिलर ऑर्गन कैसे पता चलेगा? तो ये पूरा बॉडी है और सिर से लेकर के पूरा बॉडी का पार्ट्स इसमें आ रहा है। इसके रेलेवेंट पॉइंट पर आप केवल प्रेस करके देखिए, इतना जबरदस्त पेन आएगा। किसी को लीवर है तो यहाँ पर आप प्रेस करके देखिए, इमीडिएटली वहां आपको दर्द महसूस होगा, और जब प्रेस करेंगे तो दर्द तुरंत गायब हो जाएगा इमीडिएटली, नो डाउट अबाउट इट, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। तो इस तरह से हमारा जो शरीर है उसका स्टैंडर्ड कॉरेस्पॉन्डेंस जो ये है, इस स्टैंडर्ड कॉरेस्पॉन्डेंस के पॉइंट्स को अगर सिमिलरिटी के आधार पर लोकेट कर लेते हैं तो हमको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। जो चाइनीज एक्यूपंक्चर में 361 पॉइंट्स याद रखना पड़ता है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। और अभी जो डॉक्टर मिल्ड्रेड कार्टर जैसे बहुत मोटी मोटी किताबें एक्यूप्रेशर पर हम लोग पहले पढ़ते थे, जब प्रोफेसर पार्क जी के कांटेक्ट में हम नहीं आए थे, हजारों किताबें लोगों ने लिखा और सब ने एक ही बात पर बताया कि यहाँ इसका पॉइंट है, वहां उसका पॉइंट है, उस बीमारी यहाँ यहाँ, बट वो इतना ज्यादा को याद नहीं रख सकता है। इट वाज नॉट पॉसिबल टू मेमोराइज ऑल ऑफ देम। हियर यू डोंट नीड टू मेमोराइज, हियर यू हैव टू सी। अगर मैं आपको सिंपली कह दूं कि आप लोग अपने सभी आदमी अपने माथे पर हाथ रख दें, तो आप सभी आदमी आपके माथे पर ही हाथ रहेगा, कोई भी आदमी घुटने पर हाथ नहीं रखेगा। व्हाई? Because of similarity and because of the interconnection with you in the thoughts। आपको ये पता है, आपके दिमाग को ये पता है कि जब सिर के बारे में चर्चा हो रही है तो हाथ हमारा यहाँ जाना चाहिए, और घुटने की चर्चा हो रही है तो मेरा हाथ यहाँ जाना चाहिए। इसका मतलब है कि you understand the things, you work without homo feeling or without similarity aspect, you cannot do anything in this world, है ना। सारा इंटरनेट, मोबाइल सब उसी पर चलता है। आपका अमेरिका में बैठा हुआ है, आप उसका नंबर दबाएंगे तो सिमिलरिटी की वजह से ये इंटरकनेक्ट हो जाता है, दिस इज ऑल। और यहाँ से वहां एनर्जी उधर से फिर इधर भी आता है, आप बोलते हैं वो भी बोलता है। उसी तरह से सिमिलरिटी के आधार पर ये बोलेगा सिर को, ये बोलेगा इसको। यहाँ अगर चोट लगेगी उसका रिफ्लेक्स यहाँ आ जाएगा, यहाँ आप प्रेस करेंगे तो इसका इफेक्ट यहाँ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू जाएगा। क्लियर है कि नहीं? एनी कंफ्यूजन बताइए। It's clear, sir. वेरी क्लियर, Very clear. किसी Yes, को sir. इसमें अगर ट्रांसलेशन जरूरत है तो श्यामल शुक्ला जी to translate. Anybody who has not understood, so I can repeat. हाँ, it's simple because it is a simple fact that our whole body is reflecting in the hand on the basis of similarity aspect, है ना। सिमिलरिटी के आधार पर यह ये है, और पैरों में भी सिमिलरिटी है इसका, है ना। पता नहीं इसका फिगर आपको भेजा या नहीं, हम बाद में भी भेज देंगे। इसको आप पहले बता देते हैं। ये पैरों में हाथ के साथ सिमिलरिटी है, लेकिन ये थोड़ा सा पैर के अंगूठा इतना फ्री नहीं है,
वो ज्यादा जुड़ा हुआ है, सटा हुआ है पैर में, है ना। 2-3 डिफरेंस है पैर में, और उंगलियां बड़ी बड़ी है, यहाँ पैर की उंगली छोटी छोटी है, लेकिन इसका जो ट्रंक वाला हिस्सा है, पामर साइड, वो बहुत बड़ा है पैर का। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब आप पैर से चलते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो शरीर का जो ये ट्रंक पार्ट है उसके रिफ्लेक्स पॉइंट पैर में ज्यादा मिलेंगे, अच्छा है ना। और एक्सट्रीमिटीज का रिफ्लेक्स पॉइंट इसमें उंगलियों में ज्यादा आएगा, एक्सट्रीमिटीज का, और ट्रंक का पैर में आएगा, क्योंकि उसका एरिया ज्यादा है। और इसमें आपका उंगलियों में इसमें आ जाएगा, और अंगूठे का, सिर का, दोनों में आएगा, क्योंकि पैर का भी अंगूठा काफी गोल गोल है, और इसका भी, इसका इसलिए है कि ये अपर पार्ट है और ये भी अपर पार्ट से रिलेटेड है, इसलिए ये दोनों में आएगा अंगूठा। तो इस तरह से हम इसको लोकेट कर सकते हैं कि कहाँ पर ये है। और पैर में सिमिलरिटी जो है वो लगभग सेम ही है, जिसमें कि इसमें पांच प्रोट्रूजन्स है, जिसमें भी 5 है, उसमें भी पैर में भी 5 है ना। यहाँ मेटाकार्पल से जुड़ा हुआ है, वो मेटाटार्सल से जुड़ा हुआ है ना, बोन से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद वहां पर जो है मिड लाइन वाला भी आप देखेंगे तो वो भी आपको आ जाएगा। अगर 3-3 फैलेंजेज हैं और 3-3 ज्वाइंट्स है, वो भी उसमें आ जाएगा। ये सारा सिमिलरिटी जो है पैरों में भी है, इसलिए उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और उस तरह से आप पैर में भी आप पॉइंट्स को लोकेशन आप आराम से कर सकते हैं, और वहां से ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं बिल्कुल आराम से, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, अगर ये करेक्टली आपने ध्यान दिया। और इसका जो एनर्जी एस्पेक्ट हमने इसलिए कहा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि व्हाई इट इज सो। और जब आपको ये क्लियर कट पता चलेगा कि दिस हैंड्स एंड फीट इज प्रोवाइडिंग एंड सप्लायर ऑफ द एनर्जी, movement energy to our body, and our abdomen and chest is the supplier of the physical energy in the forms of food materials, nutrition, vitamins, minerals। इसके तरफ से वो भेज रहा है और एनर्जी के रूप में ये भेज रहा है। जब तक आदमी क्यों जिंदा है? क्योंकि वो मूव कर रहा है, तो मूवमेंट एनर्जी ज्यादा जरूरी है ना। आदमी मर गया तो इसका मतलब मूवमेंट खत्म हो गया। तो मूवमेंट एनर्जी जो है वह हाथ और पैर से मिलता है। ये अगर आप बढ़ा के रहेंगे तो आप बीमार ना पड़ेंगे, क्योंकि हमेशा आप मूव कर रहे हैं, तो आपका बॉडी भी का लीवर और किडनी और सारा ऑर्गन वो भी मूव करेगा उसी हिसाब से प्रोपोर्शनेटली, जिस रेशियो में आप दुनिया में दौड़ते रहेंगे। और आप जहां बैठ जाएंगे, यहाँ तो आजकल क्या हो रहा है कि आप घर में बैठे हुए हैं, नौकर से आप काम कराया, गाड़ी में बैठ गए, ऑफिस चले गए, ऑफिस में भी चेयर मिल गया, वहां भी बैठे। आप तो दुश्मन बने हुए हैं चलने फिरने का, बॉडी के मूव करना ही नहीं चाहते हैं। तो इसलिए बहुत सारी बीमारियां, डायबिटीज सबों को हो रहा है, ब्लड प्रेशर सबों को हो रहा है। और जब आप मूवमेंट करेंगे तो मूवमेंट एनर्जी, यू स्टोर मोर एंड मोर मूवमेंट एनर्जी इन योर बॉडी, एंड दैट मूवमेंट एनर्जी हेल्प्स टू डाइजेस्ट योर food properly, to excrete your food properly, and it also has better functioning of liver, kidney, brain, heart, lungs, everything. Understand my point? तो इस तरह से आप इसको, इतना बेहतर चीज है। तो हम पार्ट वाइज जो है, दूसरा दिन है स्टैंडर्ड कॉरेस्पॉन्डेंस, आपको मैंने बताया और हमने फिगर दिया है, उसको आप देख करके थोड़ा आप समझ लें और फिर Yeah, I'll just summarize this, sir. Yes, So yes, basically, please. sir said that our palm, is the reflection of the body. Say, for example, if I stand like this, or if I do like this, so by these two, the middle finger and the ring finger is a leg, and these, index finger and the small finger, they are the arms, and this is the head. Okay, so this is how you, it is a similarity of the body on the palm. So next point sir said is that whenever we press any point, and there are certain organs also plotted that sir will tell later on. So whenever we press on certain point, so how it works basically,
the electric magnetic Electromagnetic waves. yeah, electromagnetic waves, Waves. and it passes through that particular organ, and also the energy passes, and this is how then it helps the particular organ to heal. All right. Next point, sir said, is that the feet also has the same similarity, except that the sole of the feet is little broader. So whenever we want to treat the trunk area, so then the feet is much better. Much, But much if better. you want to treat the extremities, the hands are much better, because we have these long fingers over here. Longer, Because longer. because the middle finger and the ring finger, they are the legs, and the index finger and the small finger, they are the arms. Okay, so if I place it like this, all right, now this is my left hand, and the ring finger would be my right feet, the middle finger would be my left feet. Okay. Similarly, the index finger would be my left arm, and my, ring finger would be my right arm. And of Right. course, this is your head. Head. Okay. Yes. All right. So this is what sir said. This is the Yes, that's summary. good. Very fun, beautiful. Thank you. Exactly. Uh, I think any question, I invite any question if anybody didn't understand. How beautiful it is. Is it not exciting very much? Very exciting, sir. Beautiful. This is very wonderful. Professor Park, in the last breath, even on the after 1 month he died. But before 1 month, we had class at Bhopal. In that class too, he said that when I see the hand and the similarity of hand, our body in the hand, I feel very much excited. He took off his coat and he put the coat like this here, and he said, I am so excited to see that my hand is similar to my body. This was I remember the day when he did like this. So it is, but if you are not excited, if you are not excited, this is a very sad, it is very sad, because you will be eating medicines because you don't want to understand this thing. If you are excited, you will have all the things. You will not depend, you will not just feel problem or sorry for the disease, how it will be cured, how, what medicine, all the medicines have side effect and I don't get cured. God has given some such type of, I had committed sin or something like that, why I am suffering so much. This way you will be thinking mentally, physically, both, and this way you cannot live up to 128 years. At least 100 years you cannot live. But if you follow these things, you can live more than 100 years in a very, very healthy condition. This is the basic purpose of this sujok, that you should keep yourself healthy. Of course, there are other things. I will be telling you all the things in the coming classes, but you must understand this fact that you and the birds and animals, nobody is dependent on any type of medicine. Even the animals eat plants. They don't eat medicine, herbal medicine. They don't eat any herbal trees or something like that. They simply eat the grass or some leaves and something like that, which has more energy. If you start eating leaves, साग, ये है ना, पालक का साग खाते हैं और तरह तरह का साग खाने से जो है काफी आपको एनर्जी मिलती है, या फ्रूट्स खाने से है। बहुत सारे जानवर पेड़ पर चढ़ के फ्रूट्स खाते हैं, गिलहरी है, बंदर है, वो फल खाता है, तो यू गेट मोर एंड मोर एनर्जी. But if you eat cooked foods more and more, or the very ready-made foods like pizza, burger, and something like that, you are not healthy by eating such foods. This way, you should be very much confirmed that this is the best therapeutical process. This is the best therapy, and this is a way of life also, and this is the best medicinal aspect in our life, and by this
therapy, we can treat any type of disease, any cancer, any TB, some anything, even infectious diseases, corona and something, all that. I've cured corona, 2-3 patients I have cured, corona patients in my house. I didn't even take mask or something, social distance, nothing at all. I started and pressing the lungs and heart, and it got cured. Everything was cured. But if you don't follow this, you go to the doctor, you go to the hospital, and very bad situation is there, and you just weep. Your family weeps. And I hope that in the coming situation, you are all the members, you can ask any type of problem. In the groups also you can ask, I will reply you. Any question कोई अगर पूछना चाहते हैं तो पूछिए, और 2-3 मिनट में क्लास को हम खत्म करेंगे, है ना? हेलो सर। हाँ सर, जैसे आप बताए कि रिफ्लेक्स पॉइंट पे प्रेशर देके हम सभी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और चल के ठीक कर सकते हैं, तो डायबिटीज के लिए आप थोड़ा कुछ बता सकेंगे कि कौन से रिफ्लेक्स पॉइंट पे? हाँ, या डायबिटीज के लिए जो है, अब पानक्रियाज के जैसे यहाँ पर पानक्रियाज है ना, वो स्टोमक के नीचे, स्टोमक यहाँ है, पानक्रियाज यहाँ है, तो लेफ्ट हैंड में आपका 1/3 पार्ट है। इसके इस एब्डोमेन को 3 भाग में आप बांट दीजिए। जो अपर 1/3 पार्ट है ना, इसके अपर 1/3 पार्ट में पानक्रियाज है, इस तरह से यहाँ पर पानक्रियाज है ना, तो ये यहाँ पर पानक्रियाज है, और यहाँ पर आप प्रेस करेंगे तो आपका जो है ना वो स्टिमुलेट हो जाएगा। यहाँ पर प्रेस करेंगे, स्टिमुलेट, पैर में भी उसी तरह से आप निकाल लें। इसका फिगर भी आपको मिल जाएगा, वो आगे वाला जो फिगर में, उसमें कई बार हम अभी 10 दिन में, अभी तो दूसरा दिन है आज, बाकी 8 दिनों में आपको बहुत सारे फिगर्स देंगे। आप उसको प्रेस करके देखेंगे। जिसको अगर बहुत ज्यादा डायबिटीज का प्रॉब्लम है, वो ये सब पॉइंट काफी सेंसिटिव हो जाता है, तो उससे आप उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? प्रेशर देते हैं, फिर वॉकिंग भी करते हैं, पर फिर भी मेरे हस्बैंड की डायबिटीज जो है कंट्रोल में नहीं आ रही है, बढ़ती जा रही है। जबकि वॉकिंग उनका 7 किलोमीटर डेली वॉकिंग होता है, और प्राणायाम वगैरह भी कर रहे हैं, और एक्यूप्रेशर के जो भी पॉइंट्स हैं वो भी स्टिमुलेट कर रहे हैं, फिर भी शुगर कंट्रोल में नहीं रह रहा है, बढ़ा हुआ रह रहा है। कितना डायबिटीज रहता है अभी? फास्टिंग क्या बोलते हैं, खाना खाने के बाद का 281 आया था। देखिए, पहली बात तो है ना कि आप दवाइयाँ लेना कम कर दीजिए, क्योंकि तो सर दवाइयाँ लेके भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, बढ़ा ही हुआ रह रहा, साल भर हो गया है। देखिए, बात ये है ना कि दवाइयों की वजह से आपको नहीं पता चलता है ना, दवाइयों की वजह से आप बीमारी को आप पाले हुए। जब आप डॉक्टर कहता है कि 140 से ऊपर होगा तो ब्लड शुगर होगा, 141 हो गया तो इसका मतलब आपको ब्लड शुगर हो गया, तो आपको डायबिटीज हो गया, और तुरंत डॉक्टर इलाज करने लगता है। और फिर आप कहते हैं कि इससे क्या होता है डायबिटीज से, तो आंख खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगा, यही बोलता है ना। 141 पर आपको दवाइयाँ देना शुरू कर दिया। मेरे पास एक पेशेंट आया है जिसका फास्टिंग में 296 था, 296 इन फास्टिंग। वो पीपी में तो कितना 400-500 होगा। वह आदमी क्यों नहीं मरा, उसका आंख क्यों नहीं खराब हुआ, जबकि दवाई की बाद भी 296 है, और उसका दवाई चल रहा था 141 से। 141 जब डायबिटीज था पीपी में, फास्टिंग नहीं, पीपी में 141 था, उसको दवाइयां ढेर सारा दिया गया, और दवाइयां भी दिया गया, और बीमारी भी बढ़ता चला गया। एवरी टाइम यू टेक मेडिसिन यू आर डाइंग। आप पहली बात तो ये समझ लीजिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये मेडिकल रिसर्च हुआ कि 250 के नीचे जो है ना, 250 तक कोई डायबिटिक नहीं है। अगर ब्लड शुगर 250 रहता है तो आप डायबिटिक नहीं है। बट डॉक्टरों ने एक बार क्या किया कि उसको 200 करके फिर अभी तो 140 कर दिया। वो उसको कम करने से 1 करोड़ पेशेंट बन गए उसके। अब 141 पर वो आपको डायबिटिक बता रहा है। जब 141 पर आपको डायबिटिक बता दिया तो आपको दवाइयां चलेंगी, और जब आप
आप 25 अगर सपोज कीजिए कि 12.5 mg का भी आपको दवाई दिया, 6 महीने के बाद वो कितना हो गया? 6 महीने के बाद वो इलाज कर रहा है, डायबिटीज लेवल जो है 141 से बढ़ के 200 चला गया, वो 200 से अब कम नहीं हो रहा है। दवाई कितना बढ़ के चला गया? 12.5 से बढ़ के 25 चला गया। फिर 6 महीने के बाद क्या हुआ? 25 से बढ़ करके 50 चल गया। तो हर 6 महीने पर आपका बीमारी डबल हो रहा है, और आप समझ रहे हैं कि डॉक्टर हमारा इलाज कर रहा है। अरे भैया, इलाज करना है, महीना 2 महीना में ठीक कर दो ना। 6 महीने में आपने डबल कर दिया, यानी उसकी बीमारी बढ़ा दी। साल भर में उसका 4 गुना बीमारी को बढ़ा दी, और आप उसी डॉक्टर के पीछे दौड़े जा रहे हैं। रामदेव बाबा कहेंगे तो आप नहीं सुनेंगे, वो थोड़ा सा चलो भाई कुछ योगा कर लो, ये कर लो, तो आप उधर तो सुनेंगे नहीं। हम लोगों का क्लास में भी आपको समझ में नहीं सर आया। एक चीज और है इसमें, कि क्या होता है ना कि जैसे अगर आपने डायबिटीज की दवाई ली तो क्या होता है कि आपकी इंसुलिन पैंक्रियास है वो काम करना बंद कर देती है, ठीक है। पैंक्रियास एकदम से लेथार्जिक हो जाता है। तो क्या होता है ना कि हाँ, तो जो थोड़ा बहुत जो पैंक्रियास काम कर रहे थे वो काम करना बंद कर दिया, आप दवाई पे डिपेंडेंट हो गए। तो जो 1% या 2% जो पैंक्रियास काम कर रहे हैं उसने भी काम करना बंद कर दिया, आप टोटली डिपेंडेंट हो गए मेडिसिन पे। तो इससे क्या होता है कि मेडिसिन आपका मल्टीप्लाई होता रहेगा, वो कभी भी कम नहीं होगा। तो ये मेन क्या है, आपको पैंक्रियास को एक्टिवेट करना है, पैंक्रियास की एनर्जी को एक्टिवेट करना है। तो उसके लिए हम अब सर बताएंगे कि पॉइंट्स क्या है आगे। ये सब करके जो नेचुरल रेमेडीज है दैट इज मच बेटर। दैट्स राइट। तो अभी तो आप इतना ही समझिए इस छोटे से क्लास में। इसके आगे एडवांस क्लास में आपको और भी चीजें बताया जाएगा कि और कैसे आप डायबिटीज को खत्म कर लेंगे। फिलहाल तो अपर 1/3 स्टार्टा में जो है, ये हाथ का जो पामर एरिया है उसके अपर 1/3 में आपको यहाँ पर पानक्रियाज का आएगा, और यहाँ पर जब आप प्रेस करेंगे, कोई भी डायबिटीज इसका ज्यादा हो यहाँ जरूर दर्द आएगा, है ना। इस हाथ में आएगा, यहाँ पर आएगा। क्या कि पानक्रियाज का जो आइसोलेट ऑफ लैंगर है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में है तो इधर आएगा ना, और इधर वाला ज्यादा एक्टिव होगा, और इधर वाला भी आएगा, इसमें भी लेफ्ट मिडिल हाफ से लेफ्ट साइड में आएगा, और पैर में भी उसी तरह से आएगा। तो उसको आप प्रेस करेंगे तो तत्काल आप अगर इसको प्रेस करते हैं और थोड़ा मूवमेंट करते हैं, टहलते हैं, तो आप क्या करेंगे, कम से कम दवाइयां तो कुछ कम कर लीजिए। जब तक आप दवाई को अपने से नहीं घटे, कुछ नहीं होगा, कोई मरेगा नहीं। दवाई कम करने से कुछ नहीं, ना आंख खराब होगा ना किडनी खराब होगा। आप कम करके अपने से भी कुछ अगर थोड़ा कम करके, और ये एक्सरसाइज वगैरह और प्लस ये प्रेशर आप बढ़ाते हैं तो पेशेंट को ज्यादा लाभ होगा। और अगर आप कहते हैं कि फिर भी नहीं ठीक होता है तो दवाई होता है, तो फिर डॉक्टरों से पूछिए, हमसे पूछने का कोई बात नहीं। मैंने ठीक कर दिया, इंसुलिन डिपेंडेंट वाले को इंसुलिन हटवा दिया। हम तो मेरे सामने मेरे कॉलोनी में पेशेंट है हमारे, इसको भी ठीक किया। एक एमबीबीएस डॉक्टर थे, उनकी पत्नी को था 199 था फास्टिंग में, और वो मैंने बहुत, जैसे ये शुक्ला है इसी तरह से बहुत एक्सपर्ट, वो इंजीनियरिंग कॉलेज के काउंसलर में थी। वो एक्टिविटी कार से पर डे आ जाती थी, हम कहे 15 दिन में कम करेंगे आप, पर डे इलाज किया उसने, और 199 था फास्टिंग में, हमने नोट कर लिया। हमने कहा कि 5 दिन के बाद भी आप टेस्ट करा सकते हैं, नहीं आपने कहा 15 दिन, तो हम 15 दिन के बाद इलाज करके टेस्ट कराएं। और 15वां दिन जो है उसने टेस्ट कराया, और उसकी बहन भी आई थी जो कि आईजी की, वो चाणक्यपुरी दिल्ली में उनका सरकारी क्वार्टर मिला हुआ है, पीएम सिक्योरिटी में भी वो परहैप्स। तो वो जो है, उसकी पत्नी का फोन आया कि आप कंग्रेचुलेशन डॉक्टर साहब, उनका तो अब 129 हो गया, 15वां दिन है आज, यानी कि कितना कम हो गया 15 दिन में, 199 से 129 हो गया, 70 पॉइंट घटा। तो इसको इलाज कहेंगे ना कि आप ठीक हो, लेकिन उसको क्या इलाज करेंगे, कहेंगे जो 129 से बढ़ के 199 हुआ, 199 से बढ़ करके 299 हुआ, और फिर भी उसके दवाइयां बढ़ाते जा रहे हैं, और उसको खराब हो जाएगा तो फिर आपको डॉक्टर डायलिसिस पर करेगा, और डायलिसिस पर कुछ दिन कराने के बाद आपका सारा सिस्टम काम करना बंद कर देगा। 2-3 साल डायबिटीज में, ये डायलिसिस के बाद 2-3 साल ज्यादातर लोग जीते हैं, उसके बाद तो खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा कहना है ये नेचुरल थेरापीज पर आप जब आएंगे तो आपको जो है वो एक पक्का कोई बीमारी रहने का कोई प्रश्न ही नहीं। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि जो नेचुरल थेरेपीज होती है ना, ये टाइम टेकिंग होती है, तो लोगों के ना अंदर पेशेंस नहीं है, ठीक है। प्लस ये ना फॉलो करते हैं कि भी हाँ चलो उसका ठीक हो गया, उसका ठीक हो गया,
तो बेसिकली हम लोगों को अपने नेचुरल जो हमारे जो आयुर्वेदा और जो हमारे जो एंसेस्टर्स इन्होंने जो एक वो बताया हुआ है वो बहुत इफेक्टिव है। पेशेंस होना चाहिए। अच्छा ठीक है, आपको बंद कर देते। हाँ यस हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। हाँ, गुड नाइट, स्माइल हाँ नाइट। गुड नाइट। चल अब थैंक यू सर। ठीक। हाँ